नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल पाटिल एक बार फिर आप सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, हमारे इजराइल पैलेस्टाइन की जो सीरीज चल रही है उसके ऊपर ही हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेशन लेंगे। और दोस्तों, हम देखेंगे किस तरीके से जो सारी चीजें, यानी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि देखा कि किस तरीके से जो यूएस है वो महाजनी कर रहा था और पैसे बांट रहा था लोगों को, तो उसकी जो कंटेस्ट थे उसके आगे के कंटेस्ट समझेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है ये थोड़ा लेंदी रहेगा, एक आध घंटे का सेशन रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर्स का, जिससे कि क्या मैक्सिमम चीजों को हम अभी आज कवर कर लेंगे और फिर जो चीजें बचेंगी उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीजें अभी ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटेन के पास भी क्या हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण क्या हो गया था कि उसके पास भी पैसे की कमी हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था उनके पास भी, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके अभी क्रिएट हो रही थी, जिसके कारण क्या होता है वो यूएन को सारा भार सौंप देता है और क्या होता है कि उस चीज से बाहर होने लगता है। और इंग्लैंड वहां गब्बर का रोल प्ले करता है और इंग्लैंड क्या होता है कि वहां इंटर कर चुका होता है का ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन में, क्योंकि हर किसी को ऑयल रिजर्व पे, स्विस कैनाल पे, और सेकंड चीज आपकी ये है कि स्विस कैनाल पे तो और ऑयल रिजर्व, और थर्ड चीज था आपका वहां पर सिल्क रूट। इन सारी चीजों के ऊपर तो हर किसी को प्रभुत्व चाहिए था, तो इसी के कारण यूएस को भी इसके अंदर इंटर्ड होना पड़ता है। तो यूएस को इसके अंदर इंटर्ड होना पड़ता है, तो उसके आगे की कहानी आज हम आज के सेशन में समझेंगे। और आज के सेशन में और क्या इंटरेस्टिंग रहेगा ये आपको सेशन के एंड होते तक आपको पता चल जाएगा कितनी सारी चीजें आज हम लोग कवर करने वाले। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कल, जल बेलरूप्स जो बेलरूप डिक्लेरेशन हो 1926 में क्या होता है, यूएस महाजन बनने लगता है और सबको मनी देने लगता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ब्रिटेन और फ्रांस भी यानी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी से प्रेजेंट होने लगती है, और काफी ज्यादा लोग ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर इंटर्ड करने लगते हैं, और काफी ज्यादा इंटर्ड करने के कारण क्या होता है कि ये ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्या होता है कि यूएस क्या करता है कि डाउस प्लान लेकर के आता है। जो यूएस होता है आपका, यूएस क्या करता है कि यूएस अपना क्या करता है कि डाउस प्लान को लेकर के आता है। डाउस प्लान, इसके बाद क्या आता है, डाउस प्लान लेकर के आता है यूएस, और डाउस प्लान के अंतर्गत वो क्या करता है कि सभी को पैसा बांटता है, सभी को पैसा बांटता है। और इसके अंतर्गत वो क्या करता है कि जर्मनी को भी पैसा देता है और टर्की को भी पैसा देता है, और काफी सारे कंट्रीज को पैसा यानी ये सर्कुलेट करने लगता है। जिसके कारण क्या होता है कि पैसा सर्कुलेट करने के कारण क्या होता है कि इसके तरफ लोग आकर्षित होने लगते हैं। अब मेन क्या हो गया कि इसके तरफ अगर लोग आकर्षित होंगे तो नो डाउट इसका कभी भी विरोध नहीं करेंगे वो लोग, और जो लोग इसका विरोध नहीं करेंगे वो लोग, जाहिर सी बात है कि जो यूज कंट्री है उसको बनाने में समर्थन करेंगे। जो उसका विरोध नहीं करेंगे वो उसका समर्थन करेंगे, तो समर्थन करेंगे तो फिर क्या होता है कि इजराइल के बढ़ने का जो वर्चस्व है वो क्या मजबूत होता चला जाता है। इसमें क्या होता है कि अब जैसे उन्होंने जर्मनी को पैसा दिया, तो जर्मनी को भी पैसा देने का क्या होता है, ज्यूज को भी पैसा दिया जाता है। यहाँ पे जर्मनी में वो जो ज्यूज लोग होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा जर्मनी को पैसा दिया जाता है। यहाँ पर के ज्यूज को क्या की जाती है, फंडिंग की जाती है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 1945 आते आते क्या होता है कि ट्रूमैन प्लान आता है, जो कि टर्की और इसमें ग्रीस को पैसा दिया जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा 1945 की, आप ये घटना लिखते रहिएगा। 1945 आपका जो आता है वो ट्रूमैन प्लान आता है, और इसके अंतर्गत ये क्या करता है, ये टर्की और जो आपका ग्रीस है, ग्रीस को पैसा देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और टर्की और ग्रीस को भी इसके द्वारा पैसा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि 1947 में जब इसके बाद क्या कहानी आगे बढ़ती है, और क्या होता है कि 1947 में क्या होता है, यूएस पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल पावर बन जाता है। अब 1947 का जो दौर था, अगर यूएस इकोनॉमिकल पावर बन चुका है तो नो डाउट उसके पास इतना इकोनॉमिक्स परस्पेक्ट से यूएस इतना मजबूत हो गया होगा कि उसको एक प्रभुत्व की भावना उसके अंदर आ गई, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि कोई भी कंट्री है जब इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट उसका बढ़ने लगता है तो नो डाउट उसका एम्पावरमेंट भी उसके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होगी, आपकी इकोनॉमी मजबूत होती चली जा रही है, आपके पास बहुत सारा पैसा, पर पैसे को इन्वेस्ट क्या करना है,
वो भी आपको सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या करता है कि वो क्या करता है कि जो ट्रूमैन प्लान लेकर के आता है, ट्रूमैन प्लान के अंतर्गत तो क्या करता है कि वो टर्की और ग्रीस को भी पैसा देता है, क्योंकि टर्की और ग्रीस को पैसा देगा तो जो ये जो कंट्रीज है, अरबीज कंट्री है, वो इसके सपोर्ट में बात करेंगे, किसके, यूएस के सपोर्ट में, क्योंकि जो यूएस बोलेगा वो फिर टर्की और ये ग्रीस कंट्रीज बोलेंगे। ठीक है। अब 1947 में क्या होता है कि 1947 आते आते क्या होता है कि जो यूएस होता है, यूएस क्या करता है, यूएस अपना इकोनॉमिकल पावर बन जाता है, यानी इकोनॉमिकल पावर बन जाता है 1947 आते आते। और इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जिसको चाहे उसको पैसा देना स्टार्ट कर देता है, जिसको पैसा चाहिए वो इसके पास आता है, उसकी शरण में आता है, यूएस की शरण में आता है, और वो क्या करता है, उसको पैसा देने लगता है, यानी कि वो हर किसी को फंडिंग कर देता है कि हाँ भैया आप आओ, आप मददगार हो, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको। जिससे क्या होता है कि वो मैक्सिमम सपोर्ट हासिल करना चाहता है। परंतु इसमें क्या होता है, इसमें मेन अब प्रॉब्लम किसको आती है, उस समय जो यूएस था और रशिया था वो दोनों एक दूसरे के कट्टरवादी थे, एक दूसरे के विरोधी थे। तो क्या होता है कि जब अगर यूएस अगर इस तरीके की फंडिंग करेगा और सारे नेशंस को अगर फंडिंग करने लगेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा वहां पे सर, कि वहां पर जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे में से क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम लोग एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास चले जाएंगे, जैसे यूएस के पास मैक्सिमम लोग चले जाएंगे क्योंकि वो पैसा बांट रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि रशिया की जो चीजें हैं वो कहीं सी अनसर्टेनिटी से आएगी, और रशिया क्या चाहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रशिया बोलेगा, जो कम्युनलिज्म को अपनाएगा, जो राष्ट्रवाद को अपनाएगा, वो जो लिबरलाइजेशन को अपनाएगा, उनको हम पैसा देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके अवज में कोई अगर पैसा बांट रहा है तो आपको भी पैसा बांटना पड़ेगा सर, आपको, क्योंकि बराबर की राजनीति करना है, आपको अपना स्टेबिलिटी बना करके रखना है, जो संतुलन है बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो अब जो यूएस है वो इकोनॉमिकल पावर बन जाता है, इकोनॉमिकल पावर बनने की वजह से वो क्या होता है कि सभी को पैसा बांटने लगता है, पूरे वर्ल्ड में सभी को, जिसको पैसे की जरूरत होती है वो यूएस के पास जाता है, क्योंकि हर कंट्री जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था, उसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। और फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण कई कंट्रीज क्या होता है 1947 के बाद जो होता है आजाद होती है, जो नई नई आजाद होती है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, कई कुछ हमारे एशियन कंट्रीज हो गई, जैसे हमारा इंडिया भी 1947 के बाद आजाद होता है। तो नो डाउट आपकी कंट्री को पैसे की जरूरत है और इसे आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर आपकी कंट्री को पैसे की जरूरत है और कोई आपकी उस जरूरत को फुलफिल कर रहा है तो नो डाउट आप उसके पास जाएंगे, आप उसके पास जाएंगे सर, आपका जाना एकदम पूरा सार्थक है। अब इसके बाद की घटना जो हो रही है, अब मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल पावर बन गया, और जब यूएस महाजनी करता है तो क्या होता है कि रशिया कैसे पीछे हट सकता है। मैंने आपको बताया कि रशिया कभी पीछे नहीं हट सकता इस बात में, क्योंकि वो भी चाहता है कि मेनली अगर इस तरीके से यूएस पैसा बांटता रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और सर उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि वो भी इस रेस से बाहर हो जाएंगे, पूरी तरीके से यूएस का कब्जा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा उनके लिए हेजिटेंसी सी हो जाएगी। वो किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, वो किस तरीके से चीजों के ऊपर संतुलन कर पाएंगे, वो किसी प्रकार से संतुलित नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को। तो ये सर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ज्यादा देखने और सोचने योग्य हो जाता है। इसके बाद क्या होता है सर कि जो रशिया है, अब इसके अवज में क्या होता है, रशिया जो होता है, रशिया क्या करता है, इसके अवज में क्या आता है, मोलेटोवा प्लान लेकर के आता है। कौन सा, मोलेटोवा प्लान लेकर के आता है, किसके अवज में, यूएस के, जो यूएस लेकर के आया था, कौन सा प्लान, ट्रूमैन प्लान जो लेकर के आया था यूएस। अब उसके अवज में जो रशिया है वो मोल्टेवा प्लान लेकर के आता है। मोल्टेवा प्लान के अंतर्गत क्या होता है कि जो रशिया है वो रशिया कहता है कि जो लिबरलाइज कंट्री है, जो कंट्री अपने आप को लिबरलाइज करेगी या कम्युनलाइज करेगी, उस कंट्रीज को हम फंडिंग करेंगे या उसको पैसा देंगे, उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ में मदद करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि सारी कहानी, ये मामला पूरा आगे बढ़ता है, और सर आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है 1936 जब होता है, एंड 1936 में क्या होता है, ब्रिटेन द्वारा जो पील कमीशन है, ब्रिटेन द्वारा 1936 में इसको बनाया जाता है। एंड 1936 में आपकी एक और महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, पील कमीशन को बनाया जाता है 1936। और 1936 में पील कमीशन बनाया जाता है, और इस पील कमीशन को बनाने का दो ही उद्देश्य था,
डिवाइडेड पैलेस्टाइन इन टू कंट्री। ठीक है, तो इसका जो पील कमीशन का मुख्य उद्देश्य था, इसको पैलेस्टाइन को दो भागों में विभाजित करना था। तो पैलेस्टाइन जो पील कमीशन था जो 1936 में आया, इसका जो मेन मोटो था, इसका मोटो ही था पैलेस्टाइन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है। एक था आपका जो था ज्यूस पैलेस्टाइन, और दूसरा था आपका अरब पैलेस्टाइन। अब ज्यूस पैलेस्टाइन क्या होता है कि ज्यूस पैलेस्टाइन जो होता है वो उसको क्या करते हैं कि जो अरबी लोग थे, जो मुस्लिम्स लोग हैं, जो इस्लामिक्स लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि ज्यूस जो पैलेस्टाइन है, ज्यूस पैलेस्टाइन है, उसको मानने से इनकार कर देते कि हम नहीं मानते ज्यूस पैलेस्टाइन को। तो इससे क्या होता है, काफी ज्यादा रश आ जाता है जो 1947 के 1945 में। अब इसमें क्या होता है कि 1945 के करीब 1945 के करीब क्या होता है कि 1 लाख ज्यूस यहां पर रहने के लिए आते। कहां पर, जो पैलेस्टाइन है, जो ज्यूस पैलेस्टाइन है, उसके अंदर रहने के लिए 1 लाख ज्यूस को भेजा जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो ब्रिटेन है, अब 1947 में क्या होता है कि 1947 में जो ब्रिटेन होता है, वो ब्रिटेन क्या होता है कि हार मान लेता है चीजों से, और क्या करता है कि जो यूएन होता है, यूनाइटेड नेशन होता है, उसको सारी बागडोर सौंप देता है। अब सर जो सारी बागडोर अगर यूएन को सौंप दी गई है, तो सारे चीजों के ऊपर, जितना ब्रिटेन का जिन चीजों के ऊपर नियंत्रण था, उन चीजों के ऊपर अब यूएन का नियंत्रण आ जाता है, और ये सारे मामले से ब्रिटेन अब अलग हो जाता है। और जो अरबी नेशंस थे, इन्होंने मना कर दिया था जो पैलेस्टाइनी, जो ज्यूस पैलेस्टाइन है उसको मानने से। इजराइल को ये अलग राष्ट्र मानते ही नहीं है, जो ज्यूस पैलेस्टाइन है उसे ही हम इजराइल कहते हैं, जो इजराइल को वो मानने से इनकार कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, 1948 आते आते, इसके बाद 1948 में आते आते क्या हो जाता है कि डेविड गुनिया ने इजराइल राष्ट्र को घोषणा कर देता है। जो डेविड गुनिया होते हैं, वानिया होते हैं, डेविड वानिया जो होते हैं, ये क्या कर देते हैं कि इजराइल की घोषणा कर देते हैं, इजराइल बनने की घोषणा कर देते कि इजराइल बन चुका है या बन गया है। अब सर आप समझ रहे होंगे, अगर किसी ने इस इजराइल के बनने की घोषणा करी तो अरब वर्ल्ड में इससे हलचली पैदा होगी ही होगी, क्योंकि जब आपकी जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो नो डाउट आपके घर में हलचल होगी ही होगी। अब सर ये समझने योग्य बात है कि कैसे कोई किसी चीज को कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि अरब वर्ल्ड के अंदर किसी इजराइल या किसी ज्यूस कंट्री को बसा देना कितना ही ज्यादा यानी शक्तिपूर्ण प्रदर्शन हो गया। आपके अंदर कितनी ताकत है कि आप किसी अरब वर्ल्ड के अंदर बैठ करके, जबकि वहां पर इतना सारा अरब वर्ल्ड, यानी हर तरीके से पूरा अरब वर्ल्ड क्रिएट है, जबकि आपके पास इकोनॉमी के अवज में आपके पास एनर्जी भी है, इकोनॉमी भी है, पावर भी है, सब कुछ होने के, एम्पावरमेंट भी आपका बहुत अच्छे थे, परंतु आपकी कुछ चीजों की वजह से वो क्या होता है कि खत्म होते चले गए। अब इजराइल की अब घोषणा कर दी जाती है, इजराइल के बनने की घोषणा कर दी जाती है, और क्या होता है कि जो मेन मोटो होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब यह होता है खत्म। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की वजह से क्या होता है कि कई यहूदियों को क्या होता है कि वहां से अलग अलग भेजा जाता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सर एज्यूम कीजिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा है, और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट लोकेशंस पे क्या होता है कि डिफरेंट लोकेशंस पे क्या जो ज्यूज लोग लड़ रहे होते हैं उन्हें भेज दिया जाता है। तो क्या होता है कि 1 लाख जो ज्यूज लोग हैं, 1 लाख ज्यूज को क्या होता है 1945 में आपको कहां भेजा जाता है, पैलेस्टाइन में भेज दिया जाता है। 1 लाख ज्यूज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद 1 लाख ज्यूज को पैलेस्टाइन भेज दिया जाता है। अब आपने 1 लाख ज्यूज को पैलेस्टाइन भेज दिया, तो इससे अरब वर्ल्ड में खलबली होगी कि नहीं होगी? होगी सर, नो डाउट होगी, और होना भी सही है, क्योंकि मेन चीज है आप किसी के घर में घुस गए और घुस करके कहते हो कि उसका बेडरूम मेरा है,
तो सर ये तो बहुत ज्यादा यानी आपका ऐसा हो गया कि आप तो प्रभुत्व जमा रहे हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने से नो डाउट उस घर का मालिक आपको रोकेगा जरूर। तो यही हो रहा था सर। जो पैलेस्टाइन है वो अरबी नेशंस की जो पूरी की पूरी यानी कंट्री थे उनका, परंतु ज्यूज जो कह रहे थे वो होमलैंड ऑफ द पैलेस्टाइन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। आप तो सर ये भी कमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आपने 1 लाख यहूदियों को आप भेज भी दिया रहने के लिए। तो सर कौन आपका विरोध नहीं करेगा, वहां रह रहे वो, वहां रहने वाला हर मुस्लिम हर इस्लामिक व्यक्ति आपका विरोध करेगा। और सर यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मेन जो एक और घटना होती है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक क्या होता है, जो ब्रिटेन होता है, जो ब्रिटेन होता है वो ब्रिटेन का फाइनेंशियल, जो ब्रिटेन का फाइनेंशियल बैंक है, जो फाइनेंशियल बैंक है ब्रिटेन का, वो करप्ट हो जाता है, जिसके कारण उनके जो नेशन में है उसमें क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा अस्थिरता सी आ जाती है, और क्या होता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाता है। इकोनॉमिकल क्राइसिस होने के कारण वो क्या होता है कि वो सारी चीज क्या होता है कि किसको सौंप देता है, यूएन को सौंप देता है, और वो क्या होता है इस चीजों से, सारी चीजों से, मामले से बाहर हो जाता है। अब सर जो ब्रिटेन है वो ऑलरेडी अब बाहर हो चुका है, और क्या होता है एक तरफ क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे कि इंग्लैंड जो है, अब एक तरफ इंग्लैंड जो है वो यहाँ उभर रहा है। अब जो गब्बर है आपका वो उभर रहा है, क्योंकि भैया गब्बर को भी इधर क्या अंदर आना था ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के, क्योंकि नो डाउट हर कोई ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन में आने का पूर्ण प्रयत्न करेगा और पूरी अपनी जान लगा देगा, क्योंकि मेनली आपका ट्रेड, जो आपका ट्रेड है, जो आपका सिल्क रूट है, जो आपका ऑयल है, आपकी एनर्जी, सारी चीज इस रूट के ऊपर ही तो सर डिपेंड करती है, जिसका रूट उसका हर चीज के ऊपर कब्जा, और सर जिसका इकोनॉमी के ऊपर कब्जा उसका एम्पावरमेंट मजबूत। अब सर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने एम्पावरमेंट को, एम्पेरियर को मजबूत करना है, एम्पावर करना है, तो सर नो डाउट आपको अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी पड़ेगी। अपनी इकोनॉमी मजबूत करने के लिए आपके पास ऑयल यानी एनर्जी का होना आवश्यक है। एनर्जी आपकी कहां से आएगी, ऑयल से आएगी। ऑयल कहां पर है, अरब नेशंस में। अरब नेशन में फिर आपका एक राष्ट्र होना बहुत ज्यादा जरूर। उसी राष्ट्र को बनाने के लिए इसराइल को बनाया गया, इसराइल को बनाने के लिए आपको पाकिस्तान को बनाना पड़ा। तो सर कितना कुछ अगर इस तरीके से होता जा रहा है, एक कहानी है सर, एक कहानी के तौर पर सारी चीजों को समझिएगा, लॉन्ग टाइम में आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि, और आप हमेशा याद रखिएगा कि दो महाशक्तियां कभी भी एक डब्बे के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि अब क्या होता है कि एक डब्बे के अंदर नहीं रह सकती, यानी दो महाशक्तियां। भैया कौन कौन आ गई पहले से, यहाँ पे रशिया प्रेजेंट था सर ईस्टर्न को क्वेश्चन में, और दूसरा अब यहाँ पर क्या हो गया, वर्सेज आपका हो गया है आपका यूएसएस। रशिया को ही पहले का यूएसएसआर क्या आ जाता था, और आपका दूसरा यूएसए आ गया, यूएस भी इस अब क्वेश्चन के अंदर इंटर करना चाहता। तो सर अब देखिएगा दो महाशक्ति आ गई, यूएस और यूएसएसआर, ठीक है। अब दो महाशक्ति अब यहाँ आ जाती है, तो यूएस क्या करता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नारा देता है। अब जो यूएस है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नारा देता है कि एवरी कंट्री, वो नारा देता है, जो यूएस है वो नारा देता है कि एवरी कंट्री, एवरी कंट्री इज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और इसी को कहा जाता है अटलांटिक, इसी को कहा जाता है अटलांटिक चार्टर। इसी को अटलांटिक चार्टर कहा जाता है, और अटलांटिक चार्टर के अंतर्गत ये जो आपको एक वो देता है, एक कॉन्सेप्ट देता है अमेरिका, और एक स्लोगन देता है कि एवरी कंट्री इज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हर मुल्क को आजादी है अपने आप पे, खुद पे कंट्रोल करने की, खुद का डिटरमाइन करने की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की हर किसी में पावर है और हर कोई कर सकता है। ये किसने दिया नारा, यूएस ने। अब यूएस ने अगर ये नारा दिया है तो सर नो डाउट कि आगे हो जा करके क्या करेगा, कम्युनिज्म को सपोर्ट करने में कोई भी हिचकिचाहट पैदा नहीं करेगा, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि अगर आपने ये नारा दे दिया, अगर आप खुद ही बोल रहे हैं सर कि आपके पास राइट है अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन करने का,
तो फिर आप किसी के ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो शब्द है, ये शब्द ही तो है सर जिसके कारण यूएस ने फिर कौन से आपका कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूले पे आगे नहीं बढ़ रहा। नहीं तो सर उसने तो यही चाहा था ना कि सबको अगर पैसा बांट दिया जाए तो पूरे मुल्क मेरे साइड हो जाएंगे। फिर भी सर उसकी जो रणनीति है वो कहीं भी क्रैश नहीं करी। जो अटलांटिक चार्टर के अकॉर्डिंग ये नारा दिया गया कि एवरी कंट्री इज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जब आपने ये नारा दे दिया तो फिर आप एक पहलू में बंद गए सर, अब बंद गए। और इसके आगे जो चीजें होंगी वो मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से और भी क्या आगे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। अब 1945 के बाद क्या होता है, यूएस के पास इकोनॉमी है। अब आप देख रहे होंगे कि 1945 के बाद क्या हो रहा है कि अब आप लिखते जाइएगा 1945 के बाद क्या, यूएस के पास क्या हो गई, इकोनॉमी आ गई, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया उसका, यानी इकोनॉमिकल पावरफुल हो गया, हो इकोनॉमिक पावर बन गया। दूसरी चीज क्या हुई कि इसके पास 1945 के बाद क्या होता है, एम्पायर नहीं रहता। एम्पायर नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये इकोनॉमी को कहाँ खर्च करे। सर आपके पास पैसा है, आप एज्यूम कीजिए आपके पास पैसा है, परंतु आपके पास पैसे को रखने के लिए जगह नहीं है, आपको उसको इन्वेस्ट करने के लिए जगह नहीं है, तो सर फिर उस पैसे का क्या काम। बिना इकोनॉमी के बिना एम्पायर नहीं खड़ा किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से बिना एम्पायर के इकोनॉमी किस काम की। सर आप क्या करेंगे, पैसे दूसरे को बांटने के अलावा तो आपके पास कोई चारा ही नहीं बचता ना, क्योंकि आपके पास अपना खुद का कोई नेशन नहीं है। आपके खुद के पास अगर कोई नेशन नहीं है तो नो डाउट आपको उस पैसे को इसी तरीके से पानी में बहा देना पड़ेगा जैसे कि आप लोगों को दे रहे थे। आपके पास जब अलग नेशन बनता है तब उसके बाद क्या होता है कि आप उस पैसे को उस नेशन के बिल्ड में लगाते हैं, नेशन बिल्ड में लगाते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के साथ साथ आप सामाजिक, आर्थिक और सोशलिज्म के फॉर्मूलेज को अपनाएंगे। और फिर जो क्या होगा कि जन लाभ के लिए होगा, क्योंकि नो डाउट आपके पास जब कंट्री नहीं होगी तो फिर लोगों को कहां बसाएंगे, और जब तक लोगों को नहीं बसाएंगे उनका इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और नो डाउट उनका डेवलपमेंट भी आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना जरूरी, इकोनॉमी। अगर मान के चलिए अगर आपके पास इकोनॉमी है और एम्पायर नहीं है तो भी आप सरवाइव नहीं कर सकते, और अगर आपके पास एम्पायर है और इकोनॉमी नहीं है तो भी आप सरवाइव नहीं कर सकते। सर बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाला यानी चीज या उलझ जाती है कि दोनों का होना उतना ही ज्यादा जरूरी है किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए, किसी भी नेशन के होने के लिए ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके पास इकोनॉमी है और आपके पास अगर राष्ट्र नहीं है, अगर आपके पास अर्थव्यवस्था अच्छी है आपके पास राष्ट्र नहीं, तो आप कहाँ खर्च करेंगे। आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं है परंतु राष्ट्र है, तो फिर आपके पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है, तब भी आप जीरो है, तब भी आप जीरो है, दोनों कंडीशन में आप जीरो है। अगर आपके पास दोनों चीजें प्रेजेंट होती है तभी आप उस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। नो डाउट सर कि वो कम या ज्यादा हो, पर आपके पास दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या होता है कि 1945 के बाद मैं आपको बता चुका हूं कि इकोनॉमिकल पावर बन गया यूएस, और यूएसए के इकोनॉमिकल पावर बनने के साथ साथ उनके उसके पास क्या होता है कि एम्पायर नहीं होता। एम्पायर नहीं होने के कारण सर उसके पास बहुत ज्यादा यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो पैसा बांटने के अलावा और कुछ उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि डायरेक्टली यूएस क्या कर सकता है कि दुनिया पर कब्जा तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना फॉर्मूला दिया है सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला, कि उसने जो फॉर्मूला दिया है एवरी कंट्री इज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब आपने ये फॉर्मूला दे दिया अटलांटिक चार्टर के अंतर्गत, तो फिर आप किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के ऊपर या दुनिया या वर्ल्ड के ऊपर किसी भी तरीके से कब्जा नहीं कर सकते। आप यहाँ फंस गए ना सर, आपने नारा देकर के फंस गए। अब जब नारा दे दिया है तो फिर आपको उसको पूरा भी करना, क्योंकि सर यही तो कमिटमेंट्स है। अगर आप अपने कमिटमेंट्स के ऊपर खरे नहीं उतरेंगे तो फिर आपकी वैल्यूज नहीं हो जाती, क्योंकि एथिकल वैल्यूज के ऊपर ही नेशन बिल्डअप होता है। आपकी नेशंस की एथिकल वैल्यू कितनी मजबूत है, कितनी आपके जो जस्टिफिकेशंस मजबूत है, उसी के ऊपर नेशन बिल्डअप होता है। ये सर ये आधार है, और जब आप आधार यानी बेस को लेकर के चलेंगे तब जाकर के कंट्री डेवलप्ड नेशन में आएगी। इसके बाद क्या होता है, और अभी अभी क्या होता है कि जो मेनली अभी प्रॉब्लम चलती है कि 1945 यानी 1947 के समथिंग 1947 के बाद क्या होता है कि काफी सारी कंट्रीज जो होती है वो नई नई क्या होती है, आजाद होती है। जैसे कि आप अगर कुछ कंट्रीज को लिख रहे होंगे तो लिखिएगा जैसे एशिया है, ये भी नए नए क्या होते हैं, आजाद होते हैं। एशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका सॉरी,
साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका, ये कुछ कंट्रीज थी जो क्या हो रहा था कि 1945 के बाद क्या होती है कि ये आजाद होती है। तो एक तरफ तो क्या होता है, रशिया इंपेरियलिज्म का फॉर्मूले की बात करते हैं, इंपेरियलिज्म के खिलाफ बात करता है, सॉरी, इंपेरियलिज्म के खिलाफ बात करता है रशिया। और दूसरी तरफ क्या कहता है कि तुम किसी पर कब्जा भी नहीं कर सकते। अब इंपेरियलिज्म के खिलाफ अगर बात करेंगे आप तो नो डाउट अब जो रशिया है वो इंपेरियलिज्म के खिलाफ बात करे, के खिलाफ बात करेगा, ठीक है। तो इंपेरियलिज्म के खिलाफ बात करता है और क्या करता है, फिर वो किसी और के ऊपर कब्जा भी, वर्ल्ड के ऊपर कब्जा भी नहीं कर सकता। तो सर रशिया भी फंसा हुआ है। आप एक तरफ इंपेरियलिज्म की बात करते हैं सर, और एक तरफ आप क्या, रशिया इस तरीके की बात करेगा। तो दोनों तरीके से दोनों फंसे हुए थे, यूएस भी और रशिया भी। यूएस ने अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर्मूले के कारण फंसा हुआ था, रशिया अपने इंपेरियलिज्म फॉर्मूले के कारण फंसा हुआ था। तो क्या होता है कि यहाँ अब यूएस ने खूब पैसा दिया। अब यूएस ने बोला कि भाई अब तो जी जान लगा देना है, अपने कंट्री को बनाना है, तो मैक्सिमम सपोर्ट लेकर के आना पड़ेगा। क्योंकि ज्यूज नेशन को अगर आपको बनाना है तो अरबी नेशंस का आपको क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम सपोर्ट लाना पड़ेगा। और मैक्सिमम सपोर्ट आप तभी आएंगे क्योंकि आपके पास देने के लिए और कुछ नहीं है सर। देने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपका पैसा। तो आप क्या करेंगे कि खूब पानी की तरह पैसा पाएंगे। तो पैसे को क्या करते हैं आप, खूब पैसा देते हैं, खूब पैसा दे देंगे, खूब पैसा देते हैं। तो रशिया क्या करता है, अब रशिया इससे सोच में पड़ जाता है, पैसा देता है यूएस। अब रशिया क्या होता है, अब जो नेक्स्ट इसका जो रशिया है, रशिया क्या होता है सर, रशिया सोच में पड़ जाता है कि अगर इस तरीके से यूएस पैसा बांटता रहा तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि पूरे दुनिया के ऊपर यूएस का कब्जा हो जाएगा। तो रशिया क्या कहता है कि जो ये यूएस का षड्यंत्र है पैसा बांटने का, जो यूएस का षड्यंत्र है पैसा बांटने का, ये जो है मार्शल प्लान को कहा, जो यूएस का मार्शल प्लान है, इसको मार्शल प्लान कहा उसने, रशिया ने। जो ये पैसे बांटने की यूएस की नीति थी, इसको मार्शल प्लान का। मार्शल प्लान के अंतर्गत यूएस पैसा बांट रहा है, इसको पूरे वर्ल्ड को। तो इसने, रशिया ने कहा कि ये डॉलर इंपेरियलिज्म है, ये एक प्रकार का डॉलर इंपेरियलिज्म है, जो कि पूरे दुनिया के ऊपर यूएस का, पूरी डॉलर के प्रभुत्व के ऊपर पूरी दुनिया पर ये कब्जा करना चाहता है। और नो डाउट सर, आप अगर दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं पैसे की मदद से, तो बहुत सारे कंट्री आपके विरोधी भी हो जाएंगे। क्योंकि कैपिटलाइजेशन आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूंजीवाद उभरने पर था, यानी उभर चुका था, पर मेनली क्या होता है कि उसकी जड़ें कमजोर होने लगती है। क्योंकि काफी सारी कंट्रीज अभी अभी नए नए उभरे थे सर, उभरे का मतलब है नए नए आजाद हुए थे। अभी वो काफी दिनों से, काफी समय से, काफी सालों से उस गुलामी को सहते आ रहे। तो उन्होंने देखा है कि किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है। उनका पहले उनकी इकोनॉमी को चूस लिया गया, फिर उनके जो मैन पावर है उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो वो ऑलरेडी उस बीटन थे सर, वो उस मार को सह चुके थे। तो अब क्या होता है, जो रशिया है एक नया प्लान लेकर के आता है। अब यहाँ रशिया है एक न्यू प्लान लेकर के आएगा। जो प्लान था उसका वो था मोलेटोआ। मोलेटोआ प्लान लेकर के आता है, और इसके अंतर्गत जो रशिया है वो इंपेरियलिज्म को मानेगा और हम उन्हें पैसा देंगे। रशिया कहता है कि हम इंपेरियलिज्म को मानेंगे, यानी अब इंपेरियलिज्म को रशिया स्वीकार करता है और बोलता है कि हम उनको पैसा देंगे, पर शर्त है। अब ये यहाँ क्या करता है कि कंडीशन रखता है रशिया। रशिया कंडीशन रखता है तब जब वो कम्युनलिज्म को मानते हो, या वो कंट्री जो कम्युनलिज्म को मानते हो, जो कम्युनलिज्म को मानते हो। और यहां पर क्या होता है कि नेहरू सर, हमारे नेहरू जी, वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं, क्योंकि 1947 में मैं आपको बता चुका हूं कि भारत आजाद होता है और नया नया भारत आजाद हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत को पैसे की जरूरत होती है। तो क्या होता है, वो यूएस के साइड जाते हैं और सॉरी,
यूएस बोल रहा हूँ, रशिया की साइड जाते हैं और रशिया से कुछ आर्थिक सहायता लेकर के आते हैं। परंतु क्या होता है कि जो पाकिस्तान होता है, अब यहां पर क्या होता है, इंडिया इसके पास जाता है, जवाहरलाल नेहरू की मदद से। और दूसरी साइड क्या होता है, यूएस जो होता है, यूएस के पास जो होता है ये अपना पाकिस्तान जाता है और पैसे की मांग करता है। अब यूएस कहता है कि आओ, अब पाकिस्तान का तो छोटा दोस्त यानी छोटा बेटे के जैसा बोल दो, क्योंकि इसको खड़ा करने वाला ही यूएस है, पाकिस्तान को बनाने वाला यूएस है, तो उसका छोटा बेटा है, तो छोटे बेटे को वो क्या करता है कि वो पैसा देता है, अरे बेटा पैसा लो। तो वो पूछता है कि पापा हम पैसे का क्या करें, वो पूछता है कि पैसे का हम क्या करें। तो सर वो जवाब देता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो तुम्हारा है। अब सर याद कीजिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर सीख है सर। आपके पापा ने आपको बोला कि इधर आओ। अब मान के चलिए आज 1 तारीख है, 1 तारीख को आपके पापा की सैलरी आई है, और सैलरी आते से ही आपके पापा ने आपको बुलाया, अरे बेटा इधर आओ या बेटी इधर आओ, ये लो 500 रुपए, जाओ इसको खर्च करो। अब आपने पूछा कि पापा ये जो आपने 500 रुपए मुझे दिए हैं मैं इसको कहाँ खर्च करूं, तो पापा आपको क्या बताएंगे, बेटा आप इससे किताबें भी खरीद सकते हो, या आप इससे हो सकता है कि अपने खिलौने यानी खेलने के लिए कुछ चीजें ले सकते हो, खाने के लिए कुछ चीजें ले सकते हो, कुछ सेविंग कर सकते हो, किसी भी तरीके की आप अपने पास बचत भी कर सकते हो, और या इसको खर्च भी कर सकते हो। तो ये कौन बता रहा है आपको, कि आपको आपके पापा बता रहे हैं कि आपको कहाँ खर्च करना है। ये आपको तय, ये आप नहीं तय कर रहे काफी जगह, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि समझ आपकी उतनी विकसित ना हो, तो आप एक बार पूछेंगे पापा आपने जो 500 रुपए दिए इसको खर्च क्या कर रहे, क्योंकि हो सकता है पापा बाद में हिसाब भी मांगेंगे, बेटा मैंने पैसे दिए थे आपको तो पैसे उठा करके आपने कहाँ खर्च किए। तो इससे पहले ही आप पूछ लेते हैं ना वहां पे कि पापा ये पैसे का खर्च करने, ये पैसे जो आपने मुझे दिए, तो आप क्या अब क्या कहेंगे पापा कि एक काम करो, इसको जाकर के वहां खर्च कर दो, इसको जाकर के उस बैंक अकाउंट में जमा कर दो, इसको ये वहां अकाउंट में जमा कर दो, ये पैसे का मैनेजमेंट। तो यहां पर क्या होता है कि यूएस जो होते हैं ये पापा होते हैं और ये बेटा होता है। अब क्या हो रहा है कि पापा ने अगर बेटे को पैसा दिया और बेटे ने सवाल किया, यानी यूएस ने पैसा दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने सवाल किया कि पापा जी मैं इस पैसे को कहाँ खर्च करूं, तो सर वो जवाब देते हैं कि तुम ये जो तुम्हारा ये जो जम्मू कश्मीर है ये तुम्हारा है, ये जो जम्मू कश्मीर है ये तुम्हारा है, तुम जाकर के उसके ऊपर कब्जा करो, इस पैसे को उस पे कब्जा करने में खर्च करो, वहां पर जाकर के तुम अशांति फैलाओ, वहां पर जाकर के तुम उस चीज को छीनने की, उस चीज में यानी टेररिज्म को चीजों में बढ़ावा देना, फंडिंग का, ये सारी चीजों को क्रिएट करो, टेंशन बढ़ाने लो। क्योंकि नो डाउट अगर, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, कम्युनलिज्म जागृत हो रहा है। अब कम्युनलिज्म अगर बढ़ गया और कम्युनलाइज कंट्री हो गई, तो नो डाउट अगर किसी के घर में आप ऑलरेडी अशांति कर रहे हैं तो उसका नेशन का डेवलप यानी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा अनिश्चित है। जब तक आपके घर में इंटरनल पीस नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से आर्थिक अशांति, अगर आपके घर में आर्थिक शांति, आंतरिक शांति नहीं होगी, तो आप किसी भी तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते। मैक्सिमम ग्रोथ करने का फॉर्मूला यही होता है कि आपका इंटरनल पीस का होना। तो वहां पर यूएस क्या कर रहा था कि पाक को पैसा दे करके, पाकिस्तान को पैसा दे करके वो क्या कर रहा था कि जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन, जिसके कारण क्या हो सके कि इंडिया खुलकर के किसका, रशिया का समर्थन ना कर सके, और उसके चक्कर में क्या हो जाए कि वो इसी टेंशन में बना रहे और इसी में अपना इन्वॉल्वमेंट लगा रहे। क्योंकि नो डाउट इंडिया अभी अभी आजाद हुआ था, और आजाद होने के साथ साथ क्या होता है कि अगर आपके बॉर्डर्स पे टेंशन बनी हुई है, तो नो डाउट आपको बहुत सारा चीजों का मिसमैनेजमेंट होने लगेगा। परंतु हमारी लीडरशिप क्वालिटी वो क्वालिटी थी, हमारी लीडरशिप कि जिन्होंने हमारे नेशंस को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिल्डअप किया। जो इंटेलेक्चुअल था, उनका इंटेलेक्चुअल माइंड था, जो उनका एनलाइटमेंट था वो बहुत ज्यादा हाईली था, उसने सच में उस चीज का ज्ञान था, वो बहुत ज्यादा एथलीट और पढ़े लिखे लोग। आज की जो इससे हमारी संसद के तरह शायद नहीं थे, शायद नहीं, नहीं थे ही नहीं, मैं तो शायद भी नहीं लगाना चाहूंगा, थे ही नहीं। क्योंकि उनके पास जो वो सोच थी, एक समझ थी, एक तरीके का उनका एक विजन था, एक लॉन्ग टर्म विजन था, वो उनके पास बहुत क्लियर था। तो उसी के अंतर्गत सारी चीजें होती है। और इसके साथ ही क्या होता है कि रशिया, पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है यूएस के थ्रू। अब यूएस ने पूछा ये सारी चीज,
अब होती। अब इसके बाद क्या होता है, अगर उस समय मान लीजिए अगर उस समय पाकिस्तान के पास अगर कोई नेहरू होता ना सर, तो आज पाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर के बहुत ज्यादा हाईली ग्रोथ कर चुके होते। और जो पाकिस्तान और भारत है आज दोस्त होते सर, अगर उस जमाने में काश इस पाकिस्तान के पास भी कोई नेहरू होता। सर इसी की कमी ने आज सर दूरियां बढ़ा दी, परंतु पाकिस्तान को कोई भी मिला नहीं, परंतु उन्हें वो नहीं मिला जिनके पास वो समर्थन, या जिसके जिसके पास नेहरू जैसा समर्थन हो, वो व्यक्ति उनको नहीं मिले। और इसमें क्या होता है, क्योंकि जिनके पास समर्थन था उसके पास इंग्लैंड खड़ा हुआ था, जिसके पास समर्थन था उसके पास इंग्लैंड था, और जो समर्थित कंट्री थी उसके पास यानी इंग्लैंड खड़ा हुआ। तो नो डाउट जिसकी तरफ इंग्लैंड अगर डामाडोल अगर इंग्लैंड की गतिविधि हुई, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसका खेल तो बनना संभव हो जाएगा। जिस तरफ इंग्लैंड उस तरफ खेल, क्योंकि इंग्लैंड अभी गब्बर है सर, हमारी पूरी पिक्चर का गब्बर है। क्योंकि इंग्लैंड तय कर देगा कि भूमिका क्या रहेगी। तथा जब जब हम बात करेंगे कि जब जब पाकिस्तान या भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना सर, जब पाकिस्तान ने जब जब भारत के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब तब वहां पर उनके यहाँ पर ताकत, जो सत्ताधारी पार्टी है उनका तख्ता पलट हो गया। तो सर ये सब क्या अनसर्टेनिटी, कोई भी अपने आप को सर, नो डाउट अगर वो पावर में है तो सर अपने आप को अस्थिरता से पावर से हटाना नहीं चाहे, तो सर लोग प्रयास भी नहीं करते। अब बहुत कम सर दोबारा अभी प्रयास किया जा रहा है दोबारा। अगर पाकिस्तान ने अभी बोला है वो सर भारत से वार्ता करना चाहता है 370 के मैच में, वो उन्होंने पाकिस्तान ने अभी पाकिस्तान ने जो कहा है, वहां के जो सांसद है जो लीडर्स है उन्होंने कहा है कि वो भारत के से बात करना चाहते हैं, परंतु तब उन्होंने कंडीशन रखी है कि जब वो 370 जो डाइल्यूट हुआ था उसके ऊपर विचार विमर्श करना एक बार शुरू करें। तो इसी के अवज में क्या हो रहा है कि अभी भारत ने अभी जो मीटिंग्स रखी है जम्मू कश्मीर में, जो वहां के पूर्व सीएम वगैरह थे, वहां के पूर्व जो लीडरशिप थे, जो महमूद मुफ्ती हो गए, आजाद साहब हो गए, तो इन सब लोगों को बिठा करके आज मीटिंग्स हो रही, आज या कल में कल या आज मीटिंग हुई है। तो उसमें अब जो निष्कर्ष निकलेगा सर, उस निष्कर्ष को लेकर के फिर हम लोग हो सकता है कि हम पाकिस्तान से बात करें। क्योंकि सर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन वॉर नहीं हो सकता, और किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन जब वॉर नहीं है तो आपको वहां पे वार्ता करनी पड़ेगी, और वार्ता से अगर आपके सॉल्यूशन निकलते तो फिर सर वार्ता करने में कोई बुराई नहीं। तो सर ये सारी चीजें आपको समझना है। और इसके बाद क्या होता है कि नेहरू ने नेम बनाया। अब इसके बाद जो नेहरू ने, अब इंडिया के कंटेस्ट में हम देखते हैं, इंडिया के कंटेस्ट में हम देखते हैं तो नेहरू जी ने क्या करा कि नेहरू के नेतृत्व में नेम का बनाया जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट्स बनते हैं, और दोनों से क्या होता है कि ये पैसा ले लेता है। नॉन अलाइन मूवमेंट के बनते हुए क्या होता है कि नेहरू जी होते हैं वो यूएस से भी और यूएसएसआर से भी, दोनों से पैसा ले लेते हैं। दोनों से पैसा लेते हैं, दोनों से पैसा लेकर के अपने नेशन को बिल्ड करते हैं। और 1948 में क्या होता है, डेविड गोनिया, 1948 में आपका सर 1948 में डेविड गोनिया तो डेविड गोनिया होते हैं वो क्या करते हैं सर कि इजराइल की घोषणा कर देते हैं 1948 में, इसराइल की घोषणा कर देते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है, 1947 में ब्रिटेन यहाँ से अलग हो जाता है। अब सर ब्रिटेन ने सब कुछ अब हाथ अगर अलग कर दिया है तो ब्रिटेन यहाँ से अलग हो चुका है। अब सर जो पूर्वी प्रश्न है, एक नया नेशन बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है, इसराइल को बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है सर, अब यहाँ नेशन बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सर यहाँ पर अगर हम देखें, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है सर, टर्की ऑलरेडी प्रेजेंट था, रशिया ऑलरेडी प्रेजेंट था, ब्रिटेन आ चुका था, इसके बाद आपका फ्रांस एंटर कर चुका था, उसके बाद नया जो मेंबर आ रहा था,
अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर यूएस भी अब इंटर कर चुका करने वाला है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन के साथ साथ क्या होता है कि अब यहाँ जो नया मेंबर इंटर करने वाला, और जर्मनी, इधर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी हमारे आ चुके थे। अब जो नया मेंबर यहाँ अब अभी जो कूद रहा है ना सर, अपने चाइना भैया, चाइना भैया यहाँ कूद रहे सीपीसीबी के थ्रू। सीपीसीबी के थ्रू आउट द सीपीसीबी, चाइना इज अ जंप आउट इन दिस। तो सर सीपीसीबी क्या है? सीपीसीबी क्या है? चाइना पाक इकोनॉमिकल कॉरिडोर, सीपीसी, सॉरी, सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिकल कॉरिडोर। ये चाइना पाक यानी चाइना से पाकिस्तान होते हुए ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर जाता है सर, ईरान होते हुए आपका स्विस कैनाल पे, ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। तो अभी चाइना क्या हो रहा है कि नया नेशन बन रहा है इस ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर। न्यूक्लियर है सर ये, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर है ये, अभी नया नया उभरा है। आपको देख करके और सोच करके बड़ी मजा आएगी कि किस तरीके से अभी जो जिस तरीके से उभर रहा है। पर सर ये भूल गए हैं कि यूएस, ये यूएस जो है ना सर, ये यहाँ प्रेजेंट है, ये यूएस यहाँ प्रेजेंट है क्योंकि सर नो डाउट ये जो कैनाल है सर, ये जो ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन है ना सर, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, इसके ऊपर कोई और कब्जा कर ही नहीं सकता सर। यूएस ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट करके इसको अपने हाथ में आज रखा हुआ है, स्विस कैनाल। सेकेंड चीज है आपका ऑयल, थर्ड चीज ऑयल, फोर्थ चीज कम्युनलिज्म। सर ये चार चीज है ना सर, यूएस ने बड़े ही सोच समझ कर क्या बना के रखा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है सर ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो ये सारी चीजें हो रही थी, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कौन सी चीजें होती है। तो सर मैं ये जो आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको एक सीख बहुत अच्छी बताऊं कि सर शक्ति के बल पे कभी भी कोई राजा नहीं बना। शक्ति के बल पे कोई राजा नहीं बना है। अगर सर आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है, तो शक्ति से आप क्या कर सकते हैं सर? शक्ति है, शक्ति से केवल आप कुछ चीजें क्या सर, शक्ति पद की हो सकती है, किसी भी चीज की हो। और सर पद कोई सर बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टेटस से कोई सर किसी भी तरीके से स्टेटस पे कोई महान नहीं बनता है सर। स्टेटस कभी भी किसी को महान नहीं बनाता। स्टेटस का मतलब है आप पदेन 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 किसी भी पद पे हो सकते सर, आईएएस, आईपीएस, सर ये एथलीट क्लास सर्विसेज है, आईएफएस, या दुनिया के कहीं भी कुछ भी बन जाए सर। पर सर, पर एक बात हमेशा याद रखिए कि आप पद के बल के ऊपर यानी शक्ति के बल पर आप पद तो धारण कर सकते, परंतु कभी भी आप एनलाइटमेंट को धारण नहीं कर सकते। सर अगर आपको शक्ति बढ़ानी है तो शक्ति बढ़ाइए अपने कॉन्शियसनेस की। पद की क्या शक्ति बढ़ाते हैं सर? पद आज है कल नहीं है, कल आज आईपीएस है कल आईपीएस नहीं होंगे सर, कल आईएफएस है कल नहीं होंगे सर। आज हो सकता है कि आपका जो सब्जी वाला है ना सर, वो आपको सलाम ठोकता होगा, सलाम सर। सर कल जब रिटायर्ड हो जाएंगे वही बोलेगा अरे क्या उठा रहे हो, चलो रखो। कल वही सब्जी वाला आपको फ्री में सब्जी दे करके जाएगा, और कल जब आप रिटायरमेंट के बाद आएंगे तो वही सब्जी वाला सर आपसे बोल देगा क्या भैया पहले थे अब नहीं हो, चचा पहले थे आप अब नहीं हो, ध्यान रखिए, फायदे में रहो, फायदे में रहो, ऐसी बात करने लगेंगे। तो सर बहुत ज्यादा क्या है कि पद की गरिमा नहीं होती है, पद की अपनी गरिमा है सर, वो मैं मानता हूं। पर ऐसा है कि सर पद आएंगे और जाएंगे सर। हो सकता है आप 4 साल आईएएस की नौकरी करें, हो सकता है आप 10 साल आईपीएस की नौकरी करें, हो सकता है आप 20 साल किसी और चीज की नौकरी करें, या हो सकता है सर आप अपने जीवन में कुछ और करें या किसी भी तरीके से किसी और तरीके से समाज में कंट्रीब्यूशन दे। परंतु सर पद किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपको अगर अपनी शक्ति बढ़ानी है तो अपने कॉन्शियसनेस की शक्ति को बढ़ाना है।
जो आपकी चैतन्य की शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो नो डाउट आप सर भगवान बन सकते हैं। सर इस चैतन्य ने लोगों को भगवान बना दिया। सर सब कुछ था बुद्ध के पास भी, पर ग्रह त्याग करके भगवान बन जाते सर सिर्फ कॉन्शियसनेस के बेस पे। इस पदधारी लोगों के पास सब कुछ होता है सर, परंतु जीवन में कभी भी उस अनुभूति को नहीं कर पाते, क्योंकि सर चैतन्य नहीं है सर। पद पे ही लड़े पड़े सर, नौकरी के लिए ही पढ़े जा रहे हैं, नौकरी के लिए सर। नौकरी के लिए अगर आप जब तक पढ़ते रहेंगे ना सर, तब तक समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे। जब तक पढ़ाई का मकसद केवल नौकरी पाना होगा, तब तक समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा होंगे। सर हम मालिक बनना ही नहीं चाहते सर, हम गॉड बनना ही नहीं चाहते। और जो मालिक बनना चाहता है वो बुद्ध बन जाता है सर, क्योंकि सर मालिक हमेशा वही होता है जो इस चीजों को, सेंसेस को छोड़ करके अपने कॉन्शियसनेस की ओर आगे बढ़ता है। ये सर जो जर्नी है, वो सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जो जर्नी है सर, ये आपको भगवान बना देती है। सर भगवान का मतलब ये नहीं जो साक्षात दिखते हो या आपके सपने में आते हो या आपको बोलते हो वरदान देते हो, सर वो भगवान नहीं है। भगवान का मतलब यार ये है जो आपको सच्ची प्रेरणा देते हो, जिसकी ऐसी दूरगामी सोच हो, जिस जो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे कि उसको जीवन उनका देखने लायक हो। आज सर भगवान बुद्ध को गए हुए कई वर्ष हो गए, परंतु सर आज भी हम उन्हें याद करते हैं। क्या सर आज आप देख रहे होंगे महाभारत या रामायण में भी जो राम, जो रामायण के अंदर जो राम का किरदार है, कितने सर लज्जावान व्यक्ति है, पुरुषोत्तम कहा जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। सर जिस व्यक्ति ने, सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति को वध करने के बावजूद अगर वो सर मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि सर उन्होंने अपने उस शब्द को, मर्यादित शब्द की गरिमा को समझा। सर उन्होंने कॉन्शियसनेस से, उन्होंने सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी को तय किया। सर राजपाट छोड़ करके कोई भी बेटा, आज हम बोल दे कि अपनी मर्सिडीज को छोड़ करके बेटा पैदल चलना शुरू, आज कोई नहीं करेगा सर, बोलेगा अरे मर्सिडीज रखी है मेरी गाड़ी मेरे घर में, मैं क्यों चलूं पैदल। समझना जरूरी है सर, बात मर्सिडीज की नहीं है, बात है अपने सेंसेस का त्याग करके अपने कॉन्शियसनेस की ओर आगे बढ़ने की। जब आप इन सारी चीजों की ओर आगे बढ़ेंगे ना सर, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे, आपका एनलाइटमेंट होने लगेगा। और जब आपका एनलाइटमेंट होने लगेगा तो आपका कॉन्शियसनेस जागृत होगा, आपका चैतन्य जागृत होने से आप भी सर उस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आप सर उन महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में आना शुरू कर दिए होंगे, आप पहला कदम रख चुके होंगे। सर समझना है, आप समझ करके समझदारी को विकसित करना है, विकसित करके अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसको काम करना है। सर सर ये क्या है, आईएएस पे आप दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे और सर्विसेज के ऊपर जा सकते हैं। और सर किसी भी चीज को पाने का सर कोई वो नहीं होता, कोई पैरामीटर्स नहीं होते सर। आप हर चीज, ये सर आसमान पाने के लिए आपके पास आसमान है, और खोने के लिए मुट्ठी भर जमीन भी नहीं है सर हमारे पास। हम तो सर वो है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, नो डाउट। सर वो बहुत अच्छा एक सॉन्ग है सर, उसकी कुछ लाइन है, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। ऋतिक रोशन जी के ऊपर फरमाया गया था ये, और सर बहुत अच्छे शब्द थे कि कुछ भी लेकर के नहीं है और कुछ भी लेकर के नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तित्व को छोड़ करके। आपका व्यक्तित्व ही सिर्फ आपके साथ जाएगा। इस दुनिया में जो रहने वाली चीज है, कोई आत्मा कोई परमात्मा नहीं है, वो केवल आपका व्यक्तित्व है। वो आपका व्यक्तित्व ही आपको इस दुनिया के अंदर जिंदा रखता है, और उसे ही हम आत्मा की संज्ञा देते हैं। आत्मा कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर, आत्मा वही है जो आपको इस दुनिया में, आपके जाने के बाद, आपकी बॉडी यानी आपके फिजिकल जो बॉडी है उसके जाने के बाद भी आपको अगर जो जिंदा रखता है वो है आपका, आपका जो मेन आपका कॉन्शियसनेस है, जो आपका चैतन्य है। ये दूरगामी चीज है सर, हर चीज बन सकते हैं। और सर मुझे लगता है कि मैं आपको ये सारी चीजें समझा पाया हूँ, क्योंकि सर जो होता है ना सर, ये जो कई लोग सर इस पद का मिसयूज करते हैं, कभी कभी पद पे तो आ जाते हैं सर, पर समाज के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है, कई लोग कर पाते, कई लोग नहीं कर पाते।
कई लोग होता है किसी चीज के दबाव के कारण भी नहीं कर पाते सर। बहुत से लोग बहुत कुछ लवासना से बहुत सारी चीजें पढ़ करके जाते हैं, पर सर मैक्सिमम लोग कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाते सर। सरकमटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती है कि सर चाहते हुए भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो सर ये तो क्षण मात्र भंगूर है सर, ये तो आना और जाना है। क्या सर ये पद का आना और जाना है? ये पद तो आना और जाना है। केवल आपको शक्ति विकसित करनी है तो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। फिजिकल स्ट्रेंथ मजबूत करने से आपकी मानसिक यानी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होने लगी। मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होने से आपका चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस की जर्नी तय होने लगी। आप जिस दिन अपने सेंसेस से कॉन्शियसनेस की ओर जर्नी को तय करेंगे उस दिन आपका एनलाइटमेंट होना सर पक्का है। आप कुछ भी वो नहीं कर सकते चचा, बहुत समझदारी से समझिएगा। पढ़ करके आज तक कोई राजा नहीं बन सका है। वो कबीरदास जी का बहुत अच्छा दोहा है सर, और मैंने आज उसको अपने स्टेटस भी लगाया था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, राजा भया ना कोई। तो सर पढ़ करके कभी भी कोई राजा नहीं बन सका है। राजा बनने के लिए समझदारी विकसित करना बहुत जरूरी है, और समझदारी जो वो है वो पढ़ने से आती है। तो सर इनडायरेक्टली आप पढ़िए और चीजों को पढ़ करके आत्मसात कीजिए, तब उस चीज के आउटपुट्स निकलेंगे। सर धन्यवाद इतनी बातों को आत्मसात करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें समझे, समझ करके कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, सुना, सुन करके इस चीज का लाभ ले अपने जीवन में। यही मैं चाहता हूं और यही मेरी आप सभी से आशा है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और सेशन को मैक्सिमम शेयर और लाइक किया कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये सीरीज पहुंच पाए और उन लोगों तक भी ये मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए उन्हें, और ये सारी चीज़ें उन्हें भी समझ में आए और उन्हें भी इस तरीके के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का मौका मिले। तो आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए और सेशंस को कंप्लीट तरीके से देखा कीजिए, और जिससे आपको मैक्सिमम तरीके से बेनिफिट्स होंगे। नो डाउट ये सीरीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, विद इन 4 to 5 डेज के अंदर मैं ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दूंगा आपके। तो आप बेफिक्र रहिए, कल से हम एक एक घंटे का भी सेशन ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा या मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।